आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। ग्रेटर नोएडा के निकी मर्डर केस में तीसरी गिरफ्तारी, जेठ रोहित भाटी को पुलिस ने पकड़ा। रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में दूसरी गिरफ्तारी, राजकोट से पकड़ा गया आरोपी तहसीन सैयद। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर चाकू से अटैक का था प्लान, फिर हमलावर राजेश को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून उत्तरकाशी जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। जेपीसी पर दो धड़े में बंट गया इंडिया गठबंधन, जाने कौन किस पाले में। हूती विद्रोहियों पर इजराइल ने किया बड़ा हमला, यमन की राजधानी सना में कई ठिकानों पर दागी मिसाइलें। इजराइल ने यमन की राजधानी पर किया बड़ा हमला, कई मिसाइलें भी दागी। प्राइवेट हाथों में चला जाएगा आईडीबीआई बैंक, बिक्री का रास्ता हुआ साफ। बिग बॉस 19 के लिए सलमान को मिले कम फीस, फैंस के लिए एक बुरी खबर। और आर्ट ऑफ हिटिंग के दौर में आर्ट ऑफ लिविंग वाले पुजारा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ग्रेटर नोएडा के निकी मर्डर केस में पुलिस ने पैटकर सास के बाद तीसरी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने निकी के जेठ रोहित भाटी को नोएडा से गिरफ्तार किया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के मुताबिक सोमवार को थाना कासना पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर जेठ रोहित पुत्र सत्यवीर को सिरसा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि निकी हत्याकांड ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में रविवार को पुलिस ने निकी के पति विपिन भाटी को एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली मारकर दबोचा। इसके बाद शाम को सास दयावती भी कासना पुलिस के हत्थे चढ़ गई। निकी के परिजनों का आरोप है कि सास दयावती ने ही निकी के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और पति विपिन ने आग लगाई। पुलिस के एक्शन के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए यूपी पुलिस से 3 दिन के भीतर एक्शन रिपोर्ट तलब की है। निकी के पिता भिखारी सिंह पहला आरोपियों को फांसी की सजा और उनके घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में पुलिस ने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी तहसीन सैयद को गिरफ्तार कर लिया है। तहसीन राजकोट का रहने वाला है और उसने हमले के मुख्य आरोपी राजेश भाई खिमजी सकारिया को 2000 रुपए ट्रांसफर किए थे। दिल्ली पुलिस ने पहले उसे राजकोट में डिटेन किया, इसके बाद उसे दिल्ली लाया गया, जहां औपचारिक तौर पर उसकी गिरफ्तारी की गई। इससे पहले इस मामले में हमलावर राजेश को पकड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक तहसीन के अलावा आरोपी राजेश के 5 अन्य दोस्तों से भी पूछताछ की गई थी। जांच में पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले की साजिश में और कौन-कौन शामिल था। राजेश भाई पर 2017 से 2024 के बीच राजकोट के भक्ति नगर थाने में मारपीट और शराब रखने से जुड़े 5 केस दर्ज हैं। उस पर गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट और सीआरपीसी की धाराओं में कई बार रोकथाम की कार्रवाई भी हुई थी। 2021 में उसे बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 56 के तहत राजकोट से बाहर भी किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला दावा किया है। आरोपी ने बताया कि वो मुख्यमंत्री पर चाकू से हमले की तैयारी कर चुका था। वो सीएम आवास पर चाकू से घुसने की फिराक में था। हालांकि वहां भारी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से उसने प्लान बदल दिया। आरोपी राजेश खिमजी सकारिया ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला किया था। उसने मुख्यमंत्री पर अटैक उस समय किया जब सीएम जन सुनवाई कार्यक्रम के लोगों की शिकायतें सुन रही थी। हमले के तुरंत बाद ही पुलिस ने आरोपी राजेश खिमजी को पकड़ लिया। बाद में कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज देहरादून, टिहरी, नैनीताल, उत्तरकाशी और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के अत्यंत तीव्र दौर होने की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के अति तीव्र दौर होने की संभावना है। उत्तराखंड में इन दिनों एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। पर्वतीय इलाकों में
बारिश ने तबाही मचाई हुई है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम के तेवर तल्ख बने हुए हैं। रविवार को देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय बादल मंडरा रहे थे, लेकिन दोपहर के समय आसमान साफ हो गया और चटक धूप ने पसीने छुड़ा दिए। देहरादून के दिन के समय उमस भरी गर्मी ने परेशान किया, तो वहीं शाम 5 बजे के बाद देहरादून में झमाझम बारिश शुरू हो गई। एनडीए सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के लिए न्यूनतम 30 दिनों की जेल की सजा का प्रावधान करने वाले 3 विधेयक ने विपक्षी खेमे में दरार पैदा कर दी है। बिल को भले ही संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया हो, लेकिन इस बिल को लेकर जेपीसी में शामिल होने पर विपक्षी धड़ा पूरी तरह से 2 भागों में बटा नजर आ रहा है। विपक्ष ने संसद में इन बिलों का संयुक्त रूप से विरोध किया था। अब इन विधेयकों की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति में शामिल होने के सवाल इंडिया धड़े में शामिल दल साफ तौर पर विभाजित हो गए हैं। इजराइल ने रविवार को यमन की राजधानी सना में जोरदार हवाई हमले किए, जिसमें 6 की मौत हो गई और 86 अन्य लोग घायल हो गए। हमलों के दौरान सना के कई रिहायशी इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी। इजरायली सेना का कहना है कि एयर स्ट्राइक में कई जगहों को निशाना बनाया गया है, जिसमें बिजली संयंत्र और एक गैस स्टेशन शामिल है। ये हमला हूती विद्रोहियों द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के जवाब में किया गया है। एयर स्ट्राइक के बाद इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर ये कहा है कि ये हमले हूती आतंकियों द्वारा इजराइल और इसके नागरिकों पर बार-बार किए गए हमलों के जवाब में किए गए हैं, जिनमें इजराइल के लोगों के खिलाफ पिछले हफ्ते सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और यूएवी ड्रोन से हमला शामिल था। इजरायली सेना ने कहा कि उनके निशाने पर सना में एक सैन्य परिसर था, जिसमें राष्ट्रपति भवन, 2 बिजली संयंत्र और एक ईंधन स्टेशन शामिल थे। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना में कई स्थानों पर हवाई हमले किए। ये हमले रविवार को किए गए, जिसमें कम से कम 2 लोग मारे गए और 35 अन्य घायल हो गए। इजराइल ने राष्ट्रपति भवन के पास के इलाके, पावर प्लांट और फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को भी निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि हूती आतंकवादी शासन ने हाल ही के दिनों में इजराइल पर लगातार ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा था। इसी के जवाब में इजराइल ने हमला किया। वहीं इस हमले में घायल लोगों को अस्पताल लाने का काम जारी है। जैसे जैसे घायलों को अस्पताल में लाया जा रहा है, चिकित्सकों का मानना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। उधर यमनी नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि सना के दक्षिण और पश्चिम में हमलों से लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन दल काम कर रहे हैं। इजराइल रक्षा मंत्री ने एक बयान में बताया कि यमन पर हवाई हमला किया गया है। उन्होंने पुष्टि करते हुए बताया कि हमले में 14 युद्धक विमानों ने हिस्सा लिया और इलाके में लगभग 40 बम गिराए। इजरायली सेना का कहना है कि इन ठिकानों में राष्ट्रपति भवन, असर और हिजाज बिजली संयंत्र और एक ईंधन भंडार सुविधा शामिल है। आईडीबीआई बैंक को बेचने का रास्ता अब साफ हो गया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एलआईसी को बैंक के प्रमोटर के बजाय पब्लिक शेयर होल्डर के तौर पर रिक्लासिफाई करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बदलाव आईडीबीआई बैंक के बिकने के बाद होगा। हालांकि सेबी ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। एलआईसी का वोटिंग राइट्स सिर्फ 10% तक ही होगा। एलआईसी बैंक के बोर्ड में शामिल नहीं हो पाएगी और बैंक के कामकाज पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होगा। आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक एलआईसी को डील होने के 2 साल के अंदर अपनी हिस्सेदारी 15% या उससे कम करनी होगी। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने सेबी के फैसले की जानकारी एलआईसी को दे दी है। सरकार ने 2021 में आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी थी। कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी कि एमिरेट्स एनडीबी बैंक इस बैंक को खरीद सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस बैंक को भारत में अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली कंपनी खोलने का लाइसेंस आरबीआई से मिल गया था। बिग बॉस 19 की रिलीज का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। फैंस सलमान खान को ओटीटी और टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए उतावले होकर इंतजार कर रहे थे, जो अब पूरा हो गया है। हालांकि सलमान खान शो में वापसी कर रहे हैं, लेकिन बिग बॉस 19 में उनकी भागीदारी को लेकर एक छोटी सी अपडेट सामने आई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सलमान खान केवल
15 हफ्तों के लिए 19वें सीजन की होस्टिंग करेंगे और उम्मीद है कि दूसरे होस्ट उनकी जगह लेंगे। हालांकि इस सीजन के लिए सलमान की फीस चर्चा का विषय बनी हुई है। आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ लें, जवाब यही मिलेगा कि वह देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है। कुछ अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदल लेते हैं, कुछ की तकदीर साथ नहीं देती और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने ऊपर उतनी मेहनत नहीं करते जितनी टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए दरकार होती है। पैसे छापने की मशीन T20 फॉर्मेट के आने के बाद से तीसरी किस्म के क्रिकेटरों की तादाद बढ़ी है। वहीं चेतेश्वर पुजारा के संन्यास के बाद शुद्ध टेस्ट प्लेयर्स की संख्या घट गई। आर्ट ऑफ हिटिंग के इस दौर में आर्ट ऑफ लिविंग की कला को जिंदा रखने वाले पुजारा ने भी बाजार के रुख को समझते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कुल 103 टेस्ट खेलने वाले इस आखिरी टेस्ट स्पेशलिस्ट की अंतर्राष्ट्रीय कहानी करीब 15 साल पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ शुरू हुई थी। सीरीज का दूसरा टेस्ट था और चौथी इनिंग में 200 ज्यादा रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने तीसरे ओवर में ही वीरेंद्र सहवाग का विकेट गंवा दिया।